Hello everyone, welcome back to my channel. We are going to do the part 2 of Minimum Wage Act 1948 and I'm going to start with schedule first because हमने last time भी पढ़ा था कि schedule में कितने दो parts है और उसमें क्या क्या आता है. This is very also important according to the UGC net. हमें जानना जरूरी है इसीलिए हम वहीं से आज शुरू करेंगे फिर मैं सेक्शंस पे जाऊंगी. ठीक है, हमने कल सारे सेक्शंस पूरे किए थे. सेक्शन नंबर 2 से लेके सेक्शन नंबर 2 से A B C D हमने सब कवर किया है. आज मैं स्केड्यूल बता देती हूँ फिर उसके बाद हम सेक्शंस पे जाते हैं ना. सबसे पहली बात है कि स्केड्यूल, तो जैसे मैंने बताया था स्केड्यूल तो एक ही है ना. उसमें पार्ट 1 है और उसमें पार्ट 2 है. अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो वो एग्रीकल्चर है. हम नॉर्मली कैसे जानते हैं एग्रीकल्चर को कि वो किसान है. ठीक है, तो जो भी आप किसान के बारे में जानते हो ना, जैसे कि वो प्रोडक्शन करते हैं, वो कल्टीवेशन करते हैं, वो ग्रोइंग करते हैं, वो डेयरी फार्मिंग करते हैं, वो हर एक चीज के लाइफ स्टॉक्स देखते हैं, वो पोल्ट्री देखते हैं. तो अब उसमें आप फार्मिंग से किसान को याद कर सकते हो, तो उसी में एग्रीकल्चर मतलब पार्ट 2 में एग्रीकल्चर, एक किसान कैसे और क्या करता है ये सब कुछ इसमें है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर किसान को कवर करता है ना. नॉन एग्रीकल्चर में कौन आ जाएगा, जो कि एक स्टैब्लिशमेंट होती है जहां इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री में जहां पे जैसे कि बीड़ी बनती होगी, टबैको बनता है, फ्लावर मिल बनता है, दाल मिल है, ये सारे जो फैक्ट्रीज में जो काम होते हैं या जो भी एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो ऐसे स्टैब्लिशमेंट में है जहां पे ये सारे काम होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर में है, तो वो जो जो एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे हैं वो इस शेड्यूल में गिने जाते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो राइस मिल, फ्लावर मिल, दाल मिल, टबैको, उसके बाद में ऑयल मिल भी आप अच्छे से याद कर सकते हो. फिर एनी माइका वर्कर, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो इजी वर्ड्स है उस समझ में आ जाएगा कि नॉन एग्रीकल्चर किस में आता है और एग्रीकल्चर कौन कौन किस किस में आते हैं. ठीक है, अगर आपको नोट आउट करना होगा तो आप जरूर से ये लिख लेना ना. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 3, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तीन तीन क्वेश्चन और मैं उसी को हाईलाइट करके बता दूंगी, आप इसी को अपने नोट्स में लिखना. ये पूरी कहानी ये समझने के लिए है, लेकिन ये लॉ की लैंग्वेज में इसलिए मैंने कोई ऐसे ही लिखना पड़ता है. लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप डायरेक्ट वर्ड्स में भी लिख सकते हो. ठीक है ना. फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. अब जब हम मिनिमम वेजेस ही पढ़ रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि फिक्स कौन करता है, ये सब कुछ कौन है जो हमें एक एक सेट बना के देता है, रेट्स बना के देते हैं कि ये अगर एम्प्लॉय इस एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको इतने मिनिमम रेट्स तो मिलने ही चाहिए. ये कौन बताता है. तो जो फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है. ठीक है, appropriate government जो है fix the minimum rates of wages payable to employee employed in an employment specified in part 1 and part 2 of schedule. अब आसान भाषा में अगर कहूँ तो अगर आपको भी लिखना होगा नोट्स में तो आप कैसे लिखोगे कि फिक्सिंग सेक्शन नंबर 3, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस डन बाय appropriate government shall, okay, fix the minimum rates of wages for part 1 part 2 of the schedule. Okay, employee that are the part of the part 1 and part 2 of schedule, जो उसमें कवर होते होंगे उनके लिए फिक्स करते हैं मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. पहली बात तो ये हो गई. सेकंड बात, अगर अगर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल है, आसान मैं एकदम सटीक समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अगर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल है, ठीक है, अब वो होल स्टेट्स में आते हैं, समझ लो. ठीक है, ये लॉ में है, अगर वो होल स्टेट्स में आते हैं तो अब आपको क्या याद करना है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल में जो लोग आते हैं, जो एम्प्लॉयज आते हैं, उनका पूरा स्टेट के लिए ना करके किसी पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए या किसी स्पेसिफाइड क्लास के लिए या किसी स्पेसिफाइड क्लासेस के लिए वो फिक्स करेंगे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस. फिर से बोल रही हूँ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल जो भी एम्प्लॉयज उसके अंदर आते होंगे उनके लिए फिक्स करेंगे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस. पर ना कि वो होल स्टेट के लिए करे, पर वो एक पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफाइड क्लास के लिए भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफाइड क्लासेस के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पार्ट 2 में दिया हुआ है. उसी के बाद में जो बी है, मतलब कि सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज 1, उसमें बी,
वो क्या कहता है कि ये इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, रिव्यू एट सच इंटरवल एज इट मे थिंक फिट, सच इंटरवल नॉट एक्सिटिंग 5 years। ये पीवाईक्यू है, ठीक है, मैंने मार्क करके रख दिया है। आप इसको ऐसे ही लिखना कि सच इंटरवल नॉट एक्सिटिंग 5 years। तो अब ये 5 years क्यों है? क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फिक्स एंड रिवाइज करना होता है मिनिमम रेट्स को हर 5 साल पूरे होने से पहले, नॉट एग्जिटिंग 5 years का मतलब है कि 5 साल से पहले ही उन्हें फिक्स करना होगा, रिवाइज करना होगा इफ इट इज नेसेसरी। ओके, अनदर थिंग ये एक हो गया, अब दूसरा भी हो गया। अब तीसरा कि अगर समझ लो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पता चलता है, अप्रोप्रिएट को समझ में आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि किसी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, किसी भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अगर एक पूरे होल स्टेट में लेस देन 1,000 एम्प्लॉय एंगेज्ड है किसी एम्प्लॉयमेंट में जो कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां पे स्टॉप कर सकती है या तो फिर रीफ्रेम कर सकती है। अगर अगर हम यहां से पढ़े तो रीफ्रेम मतलब refrain from fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment in which there are in the whole state less than 1,000 employee engaged in the employment। कितने? 1,000। आप ऐसे ही लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, the appropriate government may refrain from fixing, ठीक है। even if notwithstanding को अगर आप आसान भाषा में पढ़ना चाहे तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि even if, ठीक है। अगर notwithstanding आपको कभी भी समझ में ना आए ना, और किसी भी लॉ लैंग्वेज में आप कहीं भी पढ़ रहे हो, फैक्टर्स एक्ट में भी पढ़ रहे हो ना, तो notwithstanding अगर कहीं दिख जाए तो उसको दूसरी भाषा में बोलना even if anything contained in subsection 1, the appropriate government may refrain from fixing। तो इवन अगर इस सबसेक्शन 1 में जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया ये सबसेक्शन 1 है, ठीक है, अगर इसमें कुछ भी ऐसा कंटेन करता है इवन इफ, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर भी खुद को रोक सकती है फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बनाने से स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो भी है लेस देन 1,000 एम्प्लॉय अगर उस स्टेट में है तो, ठीक है, ये वो बताना चाहता है। तो फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में आप ये 3 चीजें लिखेंगे जो मैंने हाईलाइट्स करी है। 5 साल आप जरूर से भी ज्यादा लिखेंगे क्योंकि ये चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंट सेक्शन नंबर 3। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स व्हाट, वो फिक्स करेंगे क्या? आप पता तो चल गया कि मिनिमम रेट्स फिक्स कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो अब कौन से मिनिमम किस चीज के लिए हम लोग वो हमें फिक्स करके देंगे? ए, मिनिमम टाइम रेट। टाइम रेट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। कोई अगर एम्प्लॉय 8 घंटे का जॉब करता है, 9 घंटे का जॉब कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है ना कि टाइम रेट पता चले हमें कि मिनिमम टाइम रेट पे इसको इतना ही पैसा मिलना चाहिए, इसीलिए मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर द टाइम वर्क। मिनिमम पीस रेट, पीस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन, मतलब कि मैंने किसी से कहा है कि तुमको मुझे 1,000 प्रोडक्ट बना के देने हैं इतने इतने घंटे में। अब घंटे का जो आवर्स का है वो मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन पीस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मैंने कहा है। तो प्रोडक्शन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द पीस वर्क, ठीक है, पीस वर्क के लिए मिनिमम रेट्स बनाए जाएंगे। गारंटेड टाइम रेट, गारंटेड टाइम रेट का डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो लॉ के लैंग्वेज में है वैसे ही याद करो, ताकि अगर अगर कोई एग्जाम्स में आए तो आपको समझ में आए कि ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक है। तो गारंटेड टाइम रेट का मतलब होता है कि अ मिनिमम रेट ऑफ रेम्युनेशन, एक मिनिमम रेट ऑफ मनी, वेजेस, रेम्युनेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी काइंड में जो एक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ठीक है। अ मिनिमम रेट ऑफ रेम्युनेशन टू अप्लाई इन द केस ऑफ एम्प्लॉय, इन द केस ऑफ एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयड है पीस वर्क पे, माइंड माय वर्ड्स, जो एम्प्लॉयड है पीस वर्क पर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग ऑफ टू सच एम्प्लॉय अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन द टाइम वर्क बेसिस। गारंटेड टाइम रेट का मतलब है कि अगर कोई भी किसी केस में पीस वर्क पे है, ठीक है, उसको कहा गया है कि इतना टाइम पे दिया है तुमको, तुमको इतने टाइम पे ये प्रोडक्ट करके देना है, ठीक है। अब तुम उसको 3 दिन लगाओ या 4 दिन लगाओ, लेकिन ये टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड के अंदर तुमको मुझे देना होगा, ठीक है। तो ये वो गारंटेड टाइम रेट है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि पीस वर्कर को किस, अगर वो आवर्स पे काम कर रहा है या टाइम पे काम कर रहा है तो उसको गारंटेड टाइम रेट के अंतर्गत लाया जाएगा। ओवर टाइम का मतलब सिंपल है कि अगर आप पीस वर्क कर रहे हो, आप टाइम वर्क कर रहे हो, आप टाइम रेट पे काम कर रहे हो, आप किसी पे भी काम कर रहे हो, तो जो मिनिमम रेट आपके लिए बनाया जाएगा उसका सब्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ताकि आप ओवर टाइम जब आप करें तो ओवर टाइम वर्क डन बाय द एम्प्लॉय पे उसको ये पैसा मिले, ठीक है। ओवर टाइम का भी रेट आपके लिए बनाया जाएगा, ठीक है।
ये हो गया सेक्शन नंबर 3 का क्लास 2, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ओवर टाइम इनके डेफिनेशंस में एक बार आ सकता है ना। सेक्शन नंबर 3 एंड क्लास 3 इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर दिस सेक्शन। ये पीवाईक्यू है, लास्ट टाइम ही आया है, जस्ट जून 2024 में आया था कि हमें बताओ कि इसमें लाइन मतलब कि ये कहा था कि ए बी सी डी इसमें से लाइन पे लगाओ कि कौन सा पहले आता है कौन सा लास्ट आता है, ठीक है। तो ये मुझे बस लोकेलिटीज याद था, तो आई कैन गारंटी कि मुझे लोकेलिटीज याद था, इसलिए मैंने वो आंसर सही करके आई थी मैं, कि मुझे पता है कि लोकेलिटीज हमेशा लास्ट में आएगा और सबसे पहले शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आएगा, इसलिए दिस आंसर वाज राइट फॉर मी। तो अब फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग कैसे होगा कि किस किस बेसिस पे किया जाएगा, मतलब कि कौन कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ऊपर से, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले किया जाएगा, जो मैंने आपको स्केड्यूल दिखाया ना वहां पे, उसमें जो पार्ट्स आते हैं ना उनके लिए पहले किया जाएगा, उनके डिफरेंट क्लासेस ऑफ द वर्क और द सेम स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, कोई सेम स्केड्यूल में है जैसे माइका वर्कर्स है, ठीक है, वो है और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, तो उनके लिए फिर किया जाएगा, पहले स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर उनके बाद उनके डिफरेंट क्लासेस के लिए किया जाएगा, और फिर लास्ट में अडल्ट एडोलेसेंट चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिस के लिए जाएगा, फिर लास्ट आएगा लोकेलिटीज, ठीक है। अगर आपको कुछ भी याद ना है तो आप बस याद रखना कि स्केड्यूल सबसे पहले आता है और लोकेलिटी सबसे लास्ट में आता है। और अगर एग्जाम्स में आ गया ना कि आपको दो ऑप्शंस ऐसे मिले जहां पे एक्चुअली में स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट लोकेलिटीज एक ही साथ है, ठीक है, तो आप प्लीज अडल्ट एडोलेसेंट चिल्ड्रन अप्रेंटिस याद कर लेना, तो वैसे तो चारों याद हो जाएंगे लेकिन स्टिल याद रखने के लिए। नाउ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड नेमली। तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है वो फिक्स्ड होंगे बाय वन और मोर, ये इनमें से, इनके ऊपर, इनके हिसाब से मिनिमम रेट्स बनाए जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। बाय द आवर्स हो सकते हैं, बाय द डेज हो सकते हैं, और बाय द मंथ हो सकते हैं। क्या यहाँ पे वीक का नाम लिया है उन्होंने? अभी तक नहीं। अब अगर लैंग्वेज में लिखा ही नहीं है वीक, तो व्हाट यू विल रिमेंबर कि इसमें वीक अभी नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स बाय हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग वेज पीरियड्स, ठीक है, आवर्स है, डे है, मंथ है, पर वीक नहीं है। Now let's move to different. ना, सेक्शन नंबर 4 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है। Any minimum rate of wages fixed or revised by appropriate government in respect of scheduled employment under section 3। सेक्शन 3 क्या है? फिक्सेशन है, ठीक है। कोई भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड हो रहे हैं या रिवाइज्ड हो रहे हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से सेक्शन 3 में, क्या चीज वो कंसिस्ट करके फिक्स कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। क्या अब वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड स्पेशल अलाउंस, रेट एट द रेट टू बी एडजस्टेड, ठीक है।
जो भी वो कंसिस्ट कर रहे हैं ना, जो भी वो रेट्स बना रहे हैं ना, मे कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड अ स्पेशल अलाउंस। ओके, ना सेकंड क्या है, वापस से आप इसी लाइन को पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये लाइन एक्चुअली बोलती क्या है। ठीक है, may consist of a basic rate of wages, again with or without the cost of living allowance। ठीक है, with और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस वो बना रहे हैं ना फिक्सेशन, उसमें उन्होंने पहला तो ये ले लिया, उसके बाद सेक्शन 4 हो गया। अब सेक्शन 5 प्रोसीजर, सेक्शन 5 प्रोसीजर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, ये पीवाईक्यू है। इसमें पूछा था कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रोसीजर करना है, प्रोसीजर ऑफ फिक्सिंग ऑफ मिनिमम एंड रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कैसे होता है, कौन से दो मेथड से या तीन मेथड से चार मेथड से, कौन से मेथड से? इसमें दो मेथड्स है। ठीक है, बाय लॉ, ओके, कमिटी मेथड है एंड नोटिफिकेशन मेथड है। कमिटी मेथड का मतलब होता है कि इसमें कमिटीज बिठाई जाती हैं और उनके सब कमिटीज होती है। ठीक है, मैनी कमिटीज और सब कमिटीज बिठाई जाती है, पर कौन बिठा रहा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिठा रहा है। ठीक है, अगर पिछले इसमें भी जहां पे भी हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पढ़ा, अगर वहां पे भी आपको कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि कौन फिक्स करता है, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि ऑप्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि फैक्टरीज एक्ट में कहीं ना तो कहीं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट मेन है, जहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी नहीं है, सेंट्रल भी नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है जो फैक्ट्री देख रही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ट्राई टू रिमेंबर कि कमिटी मेथड में भी कौन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो कि मैनी कमिटीज और सब कमिटीज बिठाती है और वो होल्ड करती है इंक्वायरीज को, वो एडवाइस करते हैं, कमिटी सब कमिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम रेट्स। ठीक है, नाउ सेकंड मेथड है नोटिफिकेशन मेथड। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या होता है कि ऑफिशियली एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही ऑफिशियल गजेट पे पब्लिश करती है प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफिकली अ डेट। मतलब कि हमने ये मिनिमम रेट्स बनाए हैं, नॉट लेस देन द 2 मंथ्स, हम 2 मंथ खत्म पहले होने से, मतलब 2 मंथ होने से पहले ही वो नोटिफिकेशन देते हैं कि हमने ये डेट स्पेसिफाई करी है, इस डेट से यहाँ पे शुरू होगा, मिनिमम रेट्स बनाए जाएंगे, रिवाइज होंगे या रिवाइज हो चुके, यही न्यू मिनिमम रेट्स है, ऐसे ये सारे डेट्स आपको स्पेसिफिकली ऑफिशियल गजेट्स पे उनके मिलते हैं। ठीक है, इट शॉल कम इनटू फोर्स। मैंने जब पहले भी पढ़ाया था, मैंने कहा था कि केम इनटू फोर्स इज इंपॉर्टेंट, केम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ। मतलब कि इट शॉल कम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पे एक्सपायर होने के बाद ये चीज कहाँ पे आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी हमारे लिए फोर्स में। ठीक है, जिस डेट को वो दिया होगा उस डेट से वो फोर्स पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, ये एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट भी करती है। एडवाइजरी बोर्ड अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 7 है वो, हम यहाँ से पढ़ेंगे, वो कंसल्ट करती है एडवाइजरी बोर्ड से ना। नेक्स्ट now section number 7 advisory board, okay, ये this is the very very important topic, very important section of this whole act, क्योंकि यही यहाँ से ही रियल शुरुआत हो रही है कि सेक्शन नंबर 7 एडवाइजरी बोर्ड करती क्या है, और ये डिट्टो लाइन लिखवाई गई है। तो एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन नंबर 7 क्या कहती है कि जैसा काम है वैसा ही, जैसा नाम है वैसा ही काम है, कि एडवाइजरी है इसका मतलब ये एडवाइजिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन अब ये एडवाइजरी बोर्ड के साथ में कोऑर्डिनेटिंग भी है। ओके, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ द कमिटीज एंड सब कमिटीज। ओके, एंड एडवाइजिंग किसको कर रही है? कोऑर्डिनेटिंग तो कमिटी एंड सब कमिटीज को कर रही है, लेकिन एडवाइजिंग भी किसको कर रही है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कर रही है, जनरली इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग। ठीक है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही है जो इसे अपॉइंट करती है। ओके, ना ये जो मैंने हाईलाइट किया आपको वही लिखना है। सेक्शन नंबर 8 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसमें नाम ही है सेंट्रल, इसका मतलब इसे कौन बिठा रहा है, इस एडवाइजरी बोर्ड को कौन बिठा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल अगर आ गया तो समझ लेना सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो इसे अपॉइंट करती है, और इसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। पर ये करती क्या है? फॉर द पर्पस और एडवाइजिंग। क्या ये भी एडवाइस कर रही है? हाँ, ये भी एडवाइजिंग है, पर ये स्पेशली अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को लेकर है। ठीक है,
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स को एडवाइस करना, उनके फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को उनके लिए उनको हेल्प करना, उनको एडवाइस करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अंडर दिस एक्ट। ठीक है। अब इनका काम और क्या होता है, इनका भी काम एडवाइजिंग ही है, इनका काम भी एडवाइजिंग ही है, लेकिन अब इनका काम भी है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। कोऑर्डिनेटिंग भी करती है, जैसे कि एडवाइजरी बोर्ड कर रही थी, एडवाइस भी कर रही थी, कोऑर्डिनेटिंग भी कर रही थी। पर ये किसको एडवाइस कर रही थी और कोऑर्डिनेटिंग कर रही थी? कोऑर्डिनेटिंग तो कमिटी और सब कमिटीज को कर रही थी। वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग क्या कर रही है? एडवाइजरी बोर्ड का कर रही है। ठीक है ना। अब एडवाइजरी बोर्ड में जो बोर्ड है उसमें भी तो लोग होते हैं ना, तो उस उन लोगों को नॉमिनेट कौन कर रहा है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो बिठा रही है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है तो उसमें कौन कौन आता है? इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ओके, इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दूसरा है कि इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब है कि जो उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के साथ भी नहीं है, ना ही एम्प्लॉयर के साथ में, ना ही एम्प्लॉय के साथ में। वो इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कि नॉट एग्जिटिंग वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। जितने भी लोग हैं उसमें से वन थर्ड एग्जिट नहीं करना चाहिए इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके ना। एंड वन ऑफ द सर्च इंडिपेंडेंट पर्सन, जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सन बने हैं, ये PYQ है। ओके, दिस ये लिखना ही है और एकदम ऐसे दिमाग में रख लेना है कि नॉट एग्जिटिंग वन थर्ड ऑफ इस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इंडिपेंडेंट पर्सन में एक जो है वो चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, आई मीन चेयरमैन होगा ऑफ द बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लाके देंगे। ठीक है, अपॉइंट करेंगे ना। ये इतना है ना। इसी को बहुत अच्छे से इसी को सेक्शन में लिख दिया गया है। अभी सेक्शन नंबर 9 कहता है कि कंपोजिशन ऑफ द कमिटीज में आता है कमिटीज, सब कमिटीज एंड एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, कौन कर रहा है ये सब कुछ? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रहा है। इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर and employee in the schedule employment, independent person not exceeding one third of total। ये डिट्टो लाइन है एग्जाम में, डिट्टो। ठीक है। मैं PYQ लिखना मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं इसको फिर से जब बनाऊंगी रिकॉर्ड करके तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी PYQ है। One of the such independent person shall be appointed the chairman by the appropriate government। ये कंपोजिशन है ऑफ द कमिटीज, जो कमिटीज बिठाई जाती है ना वो। ना, करेक्शन ऑफ द एरर्स। अब इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है। तो करेक्शन ऑफ द एरर्स का मतलब होता है कि जब वो मिनिमम रेट्स देते हैं या कहीं पे भी कोई ऐसा अर्थमेटिकली कोई नंबर गलत आ जाता है या कोई मिस हो जाता है कोई नंबर, तो वो उस चीज को ठीक करने के लिए भी नोटिफिकेशन देते हैं ऑफिशियल गैजेट्स में, और वो बताते हैं कि यहाँ मिस्टेक हुई थी, तो वो उसको रिवाइज करते हैं, उसको बताते हैं, और या तो फिर उसको ओमिट कर देते हैं, मतलब कि उसको निकाल देते हैं या तो फिर उसको सही कर देते हैं। ठीक है, करेक्शन ऑफ द एरर, सेक्शन नंबर 10। नाउ सेक्शन नंबर 11, वेजेस इन द काइंड। काइंड का मतलब होता है कि किस काइंड में पैसे मिलेंगे या किस काइंड में उनको वेजेस मिलेंगे। तो जैसे कि मिनिमम वेज पेबल अंडर दिस एक्ट शॉल बी पेड इन कैश। ओके, अब वो पूरा दे सकते हैं। मिनिमम वेज ऑफ पेबल जो है एक्ट में वो पेड इन द कैश होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये बात बता सकती है उन्हें कि या तो उनको होल दे सकते हैं वेजेस या तो उनको पार्शियली भी दे सकते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही ऑथराइज कराएगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज द प्रोविजन ऑफ सच सप्लाई एट द कंसेशन रेट। जो हम कंसेशन रेट्स पढ़ रहे थे ना कि कमोडिटीज होती है जो उनको मिलती है, वीट राइस ये सब जो मिलता है, वो उसकी भी ऑथराइजेशन जो है वो भी सेम टू सेम कंसेशन रेट्स पे मिलेंगे। ये चीज की भी ऑथराइज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करती है। उसी के साथ में cash value of wages in kind and of concession in respect of supplies of essential commodities at the concession rates authorized shall be estimated in the prescribed manner। जो भी prescribed manner मतलब कि जिस तरह से लिखवा के आया है कि आपको इतने इतने में ही देना है wheat राइस या कुछ भी, जो भी commodities essential commodities है उसको उस prescribed manner में ही follow करना है। ठीक है, ये इनके words हैं ना। सेक्शन नंबर 12, पेमेंट ऑफ द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। पेमेंट, पेमेंट का मतलब होता है कि किस वे में पेमेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयर शॉल पे टू एवरी एम्प्लॉय engaged in the scheduled employment under him wages at the rate not less than the minimum rates of wages fixed by such notification for that class of employee in that employment without any deduction except as many be authorized within such time।
and subject to such conditions as may be prescribed. ओके, आसान भाषा में अगर देखा जाए तो पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही करेगा, क्योंकि फैक्ट्री तो पूरी वही देख रहे हैं ना। तो एम्प्लॉयर जो है वो पे करेगा एम्प्लॉय को, जो भी एंगेज्ड होंगे एम्प्लॉय स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, उनको उनको ये ऑथराइज्ड है कि वो लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस नहीं दे सकते। ठीक है, ये बोला गया है। तो वो बोल रहे हैं उसमें पेमेंट ऑफ द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में नॉट लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस किसी को भी नहीं मिलने चाहिए। जो दिया गया है वही होगा। डिडक्शन अगर करना है तो जो ऑथराइज डिडक्शन होगा सिर्फ वही होगा जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 13 कहता है कि फिक्सिंग आवर्स फॉर द नॉर्मल वर्किंग डे। फिक्सिंग आवर्स, ठीक है, फिक्सिंग आवर्स कौन कर रहा है? सेक्शन नंबर 13, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज एन PYQ। ओके, नॉर्मल वर्किंग डे में फिक्सिंग आवर्स, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी चीज को फिक्स कर सकती है, मतलब कि कौन से आवर्स को नॉर्मल वर्किंग डे में फिक्स कर सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द वर्क, okay, and may provide a day of rest in every 7 day period of the 7 days. Okay, and appropriate government may provide for the payment for the work on the day of the rest at the rate not less than the overtime rate. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब फिक्सिंग आवर्स और द नॉर्मल वर्किंग डे में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी चीज को कर सकती है, ये PYQ है। नंबर ऑफ द वर्किंग आवर्स को कर सकती है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द वर्क को कर सकती है, डे ऑफ रेस्ट इन एवरी 7 डेज, जो पीरियड होता है 7 डेज का, उसके इसमें डे ऑफ रेस्ट को बता सकती है कि इसे स्पेसिफाइड डेट्स को है काम का डे रेस्ट मिलना चाहिए। पेमेंट, प्रोवाइड द पेमेंट फॉर द वर्क, जो ओवर टाइम करते हैं ना उनको पेमेंट देनी होती है, इस चीज को भी वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग डे के लिए ना। वो चीज क्या नहीं कर सकते? इन प्रोविजन इन रिलेशन टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉय ओनली टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड मे बी प्रिस्क्राइब। अब ये चीज है कि फिक्सिंग आवर्स ऑफ नॉर्मल वर्किंग डे, तो ये हो गई बात कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको करेगी। लेकिन ऐसे कोई कंडीशंस आ जाती है जैसे कि जिसमें उनको अर्जेंट काम करना होता है, इमरजेंसी आ गई है, जैसे कि कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे हमें हॉस्पिटल्स ओपन करने पड़े, हमें कई सारे स्कूल्स को कुछ अलग से हॉस्पिटल बनाना पड़ा। तो जो भी है वो इमरजेंसी आई, ठीक है, तो वो जो इमरजेंसी की वजह से जो काम करवाना पड़ता है ना, उसके लिए उन्होंने अलग से प्रोविजन बोला है कि इन रिलेशन टू दिस ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय एंगेज इन द अर्जेंट वर्क और इन द इमरजेंसी कुड नॉट हैव बीन फोर्सिन और प्रिवेंटेड। जो चीज को हमें पता नहीं था कि वो आने वाली है, ठीक है, अगर वो चीज इमरजेंसी आ गई है तो तब ये काम किया जा सकता है, तब ये काम इस टाइम पे ये सारी चीज लागू नहीं हो पाएगी। एम्प्लॉय एंगेज इन द वर्क इन द नेचर ऑफ प्रिपरेटरी और द कॉम्प्लीमेंट्री वर्क, मतलब कि इसको आउटसाइड द लिमिट, मतलब लिमिट खत्म हो रही है या लिमिट होने से पहले ही उनको ये काम करवाना था, तो ये करवा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है इतने जल्दी है तो आप करवा सकते हो। एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमीडिएट, employee engaged in any work which for the technical reason has been completed before the duty is over. Employee engaged in the work which could not be carried on except at the time depended on the irregular actions of the natural forces. ना, ये क्या कहना चाहता है कि एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमीडिएटेड। इंटरमीडिएटेड का मतलब होता है कि वो इतने ही सीजन के लिए, इतने ही काम के लिए आए थे, ठीक है, इतने ही काम के लिए, ज्यादा उससे पूरा फुल टाइम उन्होंने वर्क नहीं किया, इतने इंटरमीडिएट सीजन के लिए आए थे, तो इस इन पे भी लागू हो जाता है ये। एम्प्लॉय एंगेज इन एनी वर्क विच फॉर द टेक्निकल रीजन, एंगेज मतलब कि एम्प्लॉय कोई एंगेज ऐसे वर्क पे जो कि टेक्निकल रीजन की वजह से कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड बिफोर द ड्यूटी इज ओवर। Now, employee engaged in the work which could not be carried on, जो carried on नहीं हो पाया किसी natural forces के वजह से, वो वो irregular होने की वजह से, natural forces मतलब कि जो irregular हो गया, जैसे मौसम बिगड़ गया, कुछ बिगड़ गया, किसी वजह से ड्यूटी नहीं कर पाए, तब जाके ये भी चीज लागू नहीं होगी इस पे कि ये नॉर्मल वर्किंग डे नहीं हो सकता। ठीक है ना, ओवर टाइम, सेक्शन नंबर 14, ओवर टाइम। अब ओवर टाइम क्या कह रहा है हमसे कि ओवर टाइम अगर कोई भी बंदा करता है, कोई भी एम्प्लॉय करता है, तो उसको
जो फिक्स किया गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में ना ओवर टाइम्स के लिए फिक्स किया जाता है। तो वो जो भी हायर होगा उसको वो रेट पे उसको ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है। अंडर दिस लॉ अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द टाइम बिंग इन द फोर्स विच एवर इज हायर, तो जो भी एक्सेस जो भी उस डिफरेंट क्लासेस के लिए बनाया गया था, अगर वो किसी और क्लासेस में है और वो हायर है उसका ओवर टाइम, तो जिस भी वो क्लासेस का काम कर रहा था उसका जो ओवर टाइम का रेट होगा उसको वो मिलेगा। ठीक है। ये ओवर टाइम के लिए कहा गया है। तो जो भी एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे कि 8 घंटे का 9 घंटे का काम था उसका, उसने उससे ज्यादा काम किया है, 10 घंटे का किया, 12 घंटे का किया है, तो जो ओवर टाइम का पैसा होगा, ओवर टाइम का रेट होगा, उसको वो मिलेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बाद में, ये ऑथराइज्ड है। ठीक है। सेक्शन नंबर 15, wages of the worker who work for the less than the normal working day। अब नॉर्मल वर्किंग डे का मतलब दो तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय अगर वो काम करता है जो कि उसको बोला गया था कि आज ना सिर्फ 5 घंटे का काम है, ठीक है, उसकी नॉर्मल वर्किंग डे कितने की है, 8 घंटे की है, लेकिन आज ना सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 घंटे का ये काम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 घंटे का ही उसको पैसे मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे इसको ये चीज के लिए ऑथराइज किया जाता है कि अगर उनको रिक्वेसाइज, मतलब कि अगर वो पर्टिकुलर नेसेसरी था कि नॉर्मल वर्किंग डे में उसको कहा है कि उसने पीरियड ऑफ लेस देन द रिक्वेसाइड नंबर ऑफ आवर्स को काम किया है। मतलब अगर उसने 8 घंटे का बोला था, सॉरी 5 घंटे के लिए काम बोला, पर वो उसका नॉर्मल वर्किंग डे 8 घंटे का है, तो उसको बोला गया है, उसको बताया गया है कि आज हम सिर्फ 5 घंटे ही काम करेंगे, इसीलिए उसको फुल नॉर्मल वर्किंग डे के पैसे मिलेंगे, मतलब वो उस चीज को रिसीव करेगा। ठीक है। यहाँ पे इसके दो मतलब निकले कि लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे में उसको बोला गया, उसको बताया गया है कि हम काम काम आज कम काम करेंगे या आज हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, इसीलिए तब भी उसे फुल वर्किंग डे का काम पैसे उसको वेजेस मिलेंगे ना। नेक्स्ट थिंग क्या कहती है हमसे कि however that he shall not be entitled to receive the wages for the normal working day in any cases of the failure of the work। उसको जो काम दिया गया था उसने अनविलिंगली, उसने वो ड्यूटी नहीं करी, उसने ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड किया उसको काम, उसको उसने ओमिट कर दिया, उसने बोला कि मैं नहीं करूंगा, या उसने कोई अनविलिंगली काम गलत कर दिया कुछ भी, तो उसमें उसके पैसे वहां से कटाए जा सकते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल वर्किंग डे के हाथ से आता है ना। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 16, 17 एंड 18, ये इंपॉर्टेंट है। इन द क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठते हैं कि यहाँ पे अब पूछा क्या जा रहा है कि सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि वेजेस फॉर द टू और मोर क्लासेस ऑफ द वर्क। जैसे कि ओवर टाइम के बारे में मैंने बताया आपको एग्जांपल देके कि अगर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में उनके अलग अलग रेट्स होते हैं, समझ लो। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो यहाँ पे अलग काम कर रहा था और दूसरी जगह जाके दूसरा काम कर रहा है, तो वो ओवर टाइम जो है ना, उस ओवर टाइम के जो भी उसने जिस एम्प्लॉयमेंट में ओवर टाइम किया ना, उसको उसका रेट मिलेगा जो भी हायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वेज फॉर टू और मोर क्लासेस, तो वेजेस फॉर द टू और मोर क्लासेस ऑफ द वर्क वेयर एन एम्प्लॉय डज टू और मोर क्लासेस ऑफ द वर्क। फॉर एग्जाम्पल, वो जो हम रील्स में देखते हैं ना कि एक ओवरशिफ्ट्स करते हैं, कोई जो आता है और फिर एक्सचेंज होते हैं लोग वहां पे, वो बकेट्स उठाते हैं या पाइनएप्पल जो केक्स बनाए जाते हैं, तो वो एक रिले होता है उनका। तो जैसे टू और मोर क्लासेस के लिए काम करते हैं, समझ लो। वो तो पहले वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रिले वाला काम कर रहे हैं वो पहले, उसके बाद में वो दूसरा काम कर रहा है कहीं और जाके। तो ये वो उनका 8-9 घंटे का जो काम है वो ऐसे रिले में काम कर रहे हैं, टू और मोर क्लासेस में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इन टू और मोर क्लासेस ऑफ द वर्क ऑफ टू ईच विच डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस आर एप्लीकेबल। ठीक है। तो समझ लो कि अब वो रिले वाला एक काम करते हैं, उसके बाद समझ लो वो जा रहे हैं अम, दूसरे रीले जहां पे दूसरा काम चल रहा होगा। ठीक है। तो वो दूसरे वाले रीले में जा रहे हैं अब करने के लिए। तो जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग रेट्स बनाए गए, उस क्लास के लिए अलग रेट बनाया गया होगा और इस वाले क्लास के लिए अलग रेट बनाया गया होगा। दो, पर वो एक ही बंदा है, एक ही बंदा दूसरे दो दो अलग क्लासेस में काम कर रहा है। तो एम्प्लॉयर शॉल पे टू सच एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाइड इन ईच सच क्लासेस ऑफ द वर्क। तो अब जो रिले वाला काम था उसने यहाँ पे पहले 4 घंटे किया और वहां पे 4 घंटे किया, या समझ रहे यहाँ पे उसने ज्यादा काम किया और वहां पे उसने 3 घंटे का काम किया है। तो उस टाइम बीइंग का जो है एम्प्लॉयर उसको नोट करेगा और एम्प्लॉयर उस चीज के ऊपर उसको पैसा देगा। ठीक है। वेजेस एट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट। ठीक है। जो भी उसने काम किया है उसके ऊपर उसका मिनिमम रेट बना दिया गया है, उसके
उसके उससे कम नहीं मिलना चाहिए उसको, जो भी उस क्लासेस में काम कर रहा है, जो भी उस क्लास का काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप रील्स, यू मस्ट हैव सीन, रील्स में दिखाते हैं ना कि वो सोप सोप बनते हैं, तो वो सोप एक एक बास्केट्स में डालते हैं, फिर उसके बाद सेकंड बंदा आता है, फिर वो एक एक इसमें करता है। तो ये वाला जो है ना, वो रिले वाला, तो वो वही लोग कहीं दूसरी जगह, दूसरी उसी फैक्ट्री में कहीं दूसरी जगह जाते होंगे और वो यही काम करते होंगे दूसरे वाले क्लासेस को लेकर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, जो थोड़ा बड़ा भी होता है तो छोटा भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। ठीक है, तो इनके लिए कैसे 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 उनको वेजेस मिलेंगे, जो भी एप्लीकेबल होगा उस क्लास के लिए, उनको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, आवर्स के हिसाब से ना। सेक्शन नंबर 17 कहता है मिनिमम टाइम रेट वेज फॉर द पीस वर्क। अब कोई पीस वर्क कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया ना बकेट्स वाला, जैसे अभी मैंने बोला, ठीक है, बकेट्स, वो एक एक बकेट्स में वो साबुन ऐसे ऐसे करके डालते हैं सोप को। तो मिनिमम टाइम रेट कितना होगा उस पीस वर्क के लिए, वेयर एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन द पीस वर्क। ठीक है, for the which the minimum time rate and not a minimum piece rate has been fixed। आप समझ लो कि अब जो वो रिले में काम कर रहे थे, उनके लिए ना ही टाइम रेट और पीस रेट भी कोई फिक्स्ड नहीं है। सो द एम्प्लॉयर शॉल पे टू सच एम्प्लॉय वेजेस नॉट लेस देन द मिनिमम टाइम रेट। ठीक है, जो भी टाइम रेट पहले दिया था, जो भी पहले दिए होंगे, जो फिक्स किए होंगे, उनको वो ही मिलेंगे फिर से। ठीक है, उसमें उनको कोई चेंजेस नहीं दे सकते कि अभी तो टाइम रेट नहीं है, मैं इसको थोड़ा कम दे देता हूँ, नहीं, जो मिनिमम रेट पहले टाइम रेट फिक्स किया गया था, उनको उसी हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेक्शन नंबर 18 कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर एंड द रिकॉर्ड्स, एवरी एम्प्लॉयर शॉल मेंटेन सच रजिस्टर। कौन कौन है जो यहाँ पे मैनेजर है? नहीं। क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है? नहीं, कोई भी नहीं। कॉन्ट्रैक्टर है? नहीं। एम्प्लॉयर इज द वन पर्सन जो यहाँ पे रजिस्टर को मेंटेन करता है, एंड रिकॉर्ड ऑफ गिविंग अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय हिम। ठीक है, वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, उनका वेजेस टू बी पेड, उनकी रिसिप्ट्स, उनका पर्टिकुलर इन द वर्क फॉर्म जो उन्होंने काम किया होगा, वो सब उस चीज में वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसी में एवरी एम्प्लॉयर शॉल कीप द एग्जिबिट इन टू सच मैनर द प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे, फैक्ट्रीज हो, वर्कशॉप हो, प्लेस हो, जहाँ पे भी जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, वैसे ही प्रिस्क्राइब मैनर में वो लिखेंगे वहां पे कि मैंने आज आउट वर्कर को इतना काम दिया, या आउट वर्कर ने आज इतना काम किया, या मेरे एम्प्लॉयज ने इतना काम किया, या मैंने वेजेस उनको इतने दिए हैं। ये सारे जो है ये वो देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर अपने रजिस्टर में लिखता है। अब वही चीज है, यहाँ पे भी लिख दी गई है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब मैनर में दिया जाता है, कि प्रिस्क्राइब मैनर में दिया जाता है कि जैसा उनको बताया गया आप वैसा ही एंट्रीज करेंगे, जैसे वेज बुक में, वेज स्लिप में बोला गया, एम्प्लॉयर से हो या बाय हिज एजेंट हो। ठीक है, रजिस्टर जो भी बताएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उनको ऑथोराइज्ड बताया है कि ये प्रिस्क्राइब मैनर में आपको लिखना है। नाउ ना इंस्पेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay. Inspector. Section number 19, Inspector. The appropriate government may, by notification in the official gazettes, appoint such person as it think fits as an inspector. ठीक है, इंस्पेक्टर कौन कर रहा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कर रहा है हमारे लिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ओके, इंस्पेक्टर को बिठा रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट डिफाइन द लोकल लिमिट्स। लोकल लिमिट्स का मतलब है कि उनको लिमिट्स दी जाती है कि आप ये नहीं कर सकते, और आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, या वैसा कुछ है जो लोकल लिमिट्स दे दी जाती है उनको, वो बस यही चीज फंक्शन कर सकते हैं जो उनको बताई जाती है। सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, इंस्पेक्टर मे विद इन द लोकल लिमिट्स इफ ही इज ऑक्यूपाइड एंटर एट ऑल द रीजनेबल आवर्स। मतलब कि वो फैक्ट्री हो या जहाँ पे भी उनको बिठाया गया है, उनको दिया गया है काम, वो वहां पे जा सकते हैं, एंटर एट ऑल द रीजनेबल आवर्स, जो काम चल रहा है तभी के तभी, ऐसा नहीं कि रात को नहीं हम जा रहे अभी, हम अभी जाएंगे, नहीं, जो रीजनेबल आवर्स है उसी के टाइम पे। एंड विद सच असिस्टेंट इफ एनी, अगर कोई असिस्टेंट दिए होंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, या उनके उनके हिसाब से कहीं मिले होंगे, तो भी वो उन असिस्टेंट के साथ में जा सकते हैं। बीइंग पर्सन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के साइड से रहेंगे वो, एनी लोकल और अदर पब्लिक अथॉरिटी एज इट थिंक फिट्स। जो असिस्टेंट है ना, वो बीइंग द पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी का हो सकता है, या पब्लिक अथॉरिटी का हो सकता है, जो भी फिट होगा। एनी प्रीमाइसिस, किसी भी प्रीमाइसिस में, या और द प्लेसेस वेयर द एम्प्लॉय आर एम्प्लॉयड इन द वर्क, वो कहाँ एंटर कर सकते हैं? प्रीमाइसिस और द प्लेसेस वर्क और आउट ऑफ द वर्क, आउट वर्कर इन एनी schedule एम्प्लॉयमेंट जो होगा उनके पास भी जा सकते हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिंग एनी रजिस्टर रिकॉर्ड वेजेस और नोटिस required to be kept and exhibited from under this act। ठीक है, वो इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर, रिकॉर्ड, वेजेस, नोटिस, या किसी भी प्रीमाइसिस में एम्प्लॉय जहां पे काम करे वहां जाके वो बात कर सकता है, किसी भी एंटर इन द रीजनेबल आवर्स। ठीक है ना, एग्जामिन एनी पर्सन,
क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। सच प्रीमाइसेस आर द प्लेसेस रीजनेबल कॉज एंड बिलीव इन द एम्प्लॉयड, ठीक है। उनसे वो बातें कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो भी वो पूछ सकते हैं ना। रिक्वायर्स एनी पर्सन गिविंग आउट वर्क मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आउट वर्कर, एनी आउट वर्कर को अगर आप डेफिनेशन में मैंने पढ़ाया था कि आउट वर्कर जो कि प्रीमाइसेस में काम नहीं करता है, लेकिन अगर ये वहां से उनको काम दे रहे कि एज एन आउट वर्कर तुम काम करोगे, तो ठीक है, आउट वर्क एंड एनी आउट वर्कर टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन इन हिज पावर टू गिव विद रिस्पेक्ट टू द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन। मतलब कि ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जो है वो एक आउट वर्कर को टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है या कोई पावर है, छोटी मोटी सी पावर है जो बतानी होती है कि हमें नेम और एड्रेस टू द पर्सन, मतलब यहाँ तक तुम जाओगे, ये काम करोगे, उसके लिए पेमेंट जो भी है वो बनवाई जाएगी, वो ऑथराइज्ड करी जाती है रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द मेड ऑफ द वर्क। जो आउट वर्कर होगा उसको उसी चीज के लिए पैसे मिलेंगे ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड वेजेस ये सबको वो कॉपीज ले सकते हैं। उन्हीं के साथ में वो रेलेवेंट ऑफेंस अगर किसी ने किया होगा, कोई चीज गलत हो गई होगी, वेजेस गलत दिए होंगे या एम्प्लॉयर ने कोई चीज गलत करी होगी, तो वो ये सब चीज नोटिस करता है, ठीक है। तो रजिस्टर, टेक कॉपीज, ये सब चीजें वो रखते हैं अपने पास में। अब कुछ है, हाँ, एक्सरसाइज सच अदर पावर्स टू बी प्रिस्क्राइब, जो भी ऑथराइज्ड प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो उनको ड्यूटीज दी जाएगी, वो वही चीज एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसी के साथ में है एवरी, आई एम सॉरी ये यहाँ नीचे चला गया, लेकिन ये एक लाइन है कि एवरी इंस्पेक्टर शॉल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। आईपीसी के आईपीसी के अंतर्गत वो एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तुम उनसे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कि हु आर यू एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो वो उन्हीं तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 20, क्लेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हें 3 से 4 चीजें याद रखनी है, मैं 4 चीजें अच्छे से याद दिलवा दूंगी कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 20, क्लेम्स का मतलब होता है कि जैसे समझ लो आप कोई एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर ने कुछ गलत कर दिया एम्प्लॉय के साथ में, नाउ व्हाट विल हैपन, वो अब जाके किसको बताएगा, इंस्पेक्टर को बताएगा, या सबसे पहले जाके एम्प्लॉयर को ही बताएगा ना कि मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा किया वैसा किया, तो जो भी है। अब ये क्लेम्स एक्चुअली सुनाए कहाँ जाते हैं, ये क्लेम्स एक्चुअली दिखाए कहाँ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ पे कौन कौन है जो ऑफिशियल गजाट्स में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिठाते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो एनी कमिश्नर ऑफ फॉर द वर्कमैन कंपेंशन, एनी कमिश्नर फॉर द वर्कमैन कंपेंशन, और एनी ऑफिसर of the central government exiting exercising the function as a labor commissioner of any region। क्या बोला है यहाँ पे, कमिश्नर ऑफ द वर्कमैन कंपेंशन, ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि एक लेबर कमिश्नर की तरह फंक्शनिंग एक्सरसाइज कर रहा होगा, वो ऑफिसर। एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल हो गया, स्टेट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, और ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, एक सेंट्रल का हो गया। सेंट्रल का क्या बोला है, ऑफिसर जो कि लेबर कमिश्नर के लिए कर रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द लेबर कमिश्नर, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे भी असिस्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लीज, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है कि यहाँ पे कहीं असिस्टेंट लिखा नहीं है, तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कहीं नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर को ही अपॉइंट करेगी, ठीक है। एनी एनी अदर ऑफिसर, कोई और ऑफिसर विद द एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ द सिविल कोर्ट, क्योंकि ये सारी चीजें तो वहीं जानी है ना, कोर्ट में ही जानी है ना, वहीं के लोग सुनेंगे ना ये सब कुछ, इसीलिए, ठीक है। तो जज ऑफ द सिविल कोर्ट और एनी स्टाइपेंट्री मैजिस्ट्रेट, अब मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं ना, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट आपने सुना होगा, तो कई सारे इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स बिठाते हैं, ठीक है। तो ये वो मैजिस्ट्रेट है जो कि अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड फॉर द स्पेसिफिक एरिया, ओके, फॉर ऑल द क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ द पेमेंट ऑफ लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, इनको इसलिए बिठाए जाते हैं। तो ये सारे वो है, अगर कभी भी लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस आ जाए तो इनके पास जा सकते हैं, ये वो क्लेम्स सुनने के लिए है हमारे लिए, ठीक है ना। employ himself or any legal
कोई प्रैक्टिशनर होता है, जैसे कि कंपनी में ही बिठा सकते हैं, या तो बता सकते हैं कि हमको एक मुझे एक लीगल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, या तो फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी, या इंस्पेक्टर होगा, या पर्सन एक्टिंग एज अ परमिशन फॉर द अथॉरिटी ऑफ टू मेक द एप्लीकेशन। किसी एम्प्लॉय के साथ में कुछ गलत हो गया एंड वो कह रहा है कि मैं खुद नहीं जा सकता, तो वो किसी की हेल्प ले सकता है। वो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की, वो है लीगल, ये पीवाईक्यू है, लीगल प्रैक्टिशनर की। फिर उसके साथ ही मैं एनी पर्सन जो कि एक्टिंग इन द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, कि वो ये दिखा सकता है कि मैं इस अथॉरिटी पे हूँ, कि मैं एक एप्लीकेशन को साइन कर सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन को दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो उनके लिए काम कर सकते हैं। या तो एम्प्लॉय खुद ये क्लेम लिख सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन शुड बी प्रेजेंटेड विद इन दी 6 मंथ, ये पीवाईक्यू है। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन, इन सब में भी क्लेम्स है। तो हर एक क्लेम का मंथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है 6 मंथ। ठीक है, मिनिमम वेजेस से आप शुरू करोगे, आप लिखोगे 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ क्लेम सुनाना है, सेक्शन नंबर 20, 6 मंथ ना, 6 मंथ पे एप्लीकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। Okay, so this is the last section number 20 claims tha. Thank you very much. And this is the cute note that I have got. So I have also pasted over here कि हमेशा लिखते रहना चाहिए to good retention. आप भी हमेशा अपने notes बनाते रहना ऐसे ही. I will bring another video now about the payment of wages. और हम इसी के साथ में continue करेंगे wages act जो भी जितने भी हैं सारे के सारे. And do follow me and do subscribe and let me know if anything else you needed about any other unit, so I will bring that short video for you. And do follow me. Thank you very much. All the best. Bye.